वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम लोग अभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उदारवादी का चरण, जो कि 1885 से 1905 तक था। आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, दूसरा चरण को पढ़ेंगे, जो कि 1905 से 1919 ईस्वी के बीच के समय को माना जाता है। और इस चरण का दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं उग्रवादी चरण। उदारवादियों के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादियों का प्रभाव रहा। और ये कब से कब तक रहा? 1905 से 1919 तक। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण कब से आरंभ होता है? 1905 से। द्वितीय चरण को किस नाम से जाना जाता है? उग्रवादी चरण। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनका क्या ये कार्य की पद्धति थी, उदारवादियों से किस प्रकार भिन्न था, और इनका डिमांड क्या था, और अंग्रेजों से इनका रिलेशन किस प्रकार का रहा, और लास्ट में देखेंगे इनकी क्या सीमाएं रही और इनकी क्या उपलब्धि रही। चलिए स्टार्ट करते हैं। उदारवादी नेताओं की अनुनय विनय, यानी वो क्या करते, प्रेयर और पिटिशन डालते थे। अनुनय विनय, उदारवादियों की अनुनय विनय नीति के बावजूद जब मौलिक रूप से कुछ हासिल नहीं हुआ, यानी उदारवादियों को मौलिक रूप से कुछ हासिल नहीं हुआ था, नहीं हुआ तो कांग्रेस के अंदर नाराजगी थी। इसीलिए कांग्रेस के भीतर ही एक नया गुट, जो प्रारंभ से ही उदारवादियों की नीतियों का आलोचक था, यानी जो पहले वाले जो उदारवादी लोग थे, जो कि प्रेयर पिटिशन अनुनय विनय की नीति के अनुसार चलते थे, उन्हें कुछ विशेष सफलता नहीं मिली। और इसी के कारण एक नया गुट पैदा हो गया उदारवादियों के खिलाफ, और वह उसकी उसकी आलोचना करता था। और इसी गुट को एक तरह से गरम दल कहा जाता है, इसी को गरमपंथी कहा जाता है। 1905 से 6 तक कांग्रेस के भीतर इस गुट का प्रभाव दिखने लगा। कब से दिखने लगा? 1905-6 से। और याद कीजिए ये काल कब का है? जब बंगाल का विभाजन होता है, स्वदेशी आंदोलन चलता है। उस दौर में उग्रवादियों का जो है, यानी गरम दल का प्रभाव ज़्यादा देखा गया। कांग्रेस के उग्रवादी अथवा अतिवादी, इसका दूसरा नाम अतिवादी भी है, कहे जाने वाले नेताओं में 3 लोग मुख्य थे। आपसे पूछा जाएगा उग्रवादी या गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे, तो इसे शॉर्ट में याद रखिए, लाल, बाल और पाल। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल। ये 3 सबसे प्रमुख थे। इसके अलावा अरविंद घोष का भी नाम इसमें शामिल कर सकते हैं। इन नेताओं ने अपना जो लक्ष्य बनाया, क्या बनाया? स्वराज। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा उग्रवादियों का मुख्य लक्ष्य क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज की प्राप्ति। जबकि उदारवादियों ने क्या कहा था कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही हमें सिर्फ जो भी अधिकारी हैं, पद हैं, पदों में भारतीयकरण किया जाए, परिषद में भारतीयकरण किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा क्या? स्वराज चाहिए हमें। स्वराज का इसने नारा बुलंद किया। इनका मुख्य मांग था स्वराज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे आप लोग याद रखेंगे। लाल बाल पाल के अंतर्गत जो स्वराज का डिमांड किया गया, ये पहली बार भारतीय इतिहास में उग्रवादियों के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं उग्रवाद को जन्म देने के कारण। तो सबसे सामान्य सा कारण है कि उदारवादियों की असफलता। उदारवादी जो थे असफल थे, तो अंग्रेजों जो कारण थे उग्रवाद के उदय के, अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के अनुनय विनय, यानी अनुनय विनय कौन करते थे? उदारवादी पहले वाले की मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक नया वर्ग असंतुष्ट हो गया। वह राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहता था, क्योंकि पहला रास्ता इनको फेल लग रहा था, अपनाने पर विचार करने लगा। इनको दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगे। उसका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत के विकास और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करेगा। यानी इनका मुख्य मांग था, ध्येय था, स्वशासन प्राप्त करना है, और तभी भारत का विकास हो सकेगा। सरकार द्वारा जनता को भड़काने वाली नीतियां दूसरा कारण था। उग्रवाद के उदय का जो दूसरा कारण था वह कि सरकार द्वारा बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे कि जनता में आक्रोश भड़का। क्या क्या किया उन्होंने? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया 1878 में। इसके माध्यम से देसी समाचार पत्रों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके काल में आया था? लॉर्ड रिटन के काल में, लॉर्ड लिटन के काल में। और ये कब आया था? 1878 में। तो ये बहुत बड़ा कारण था उग्रवादियों को आगे लाने में। दूसरा विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट, जो कि कर्जन के समय आया था 1904 में। इसके माध्यम से क्या किया? विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण ज़्यादा बढ़ा दिया गया। इसी प्रकार कर्जन के काल में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आया। और सबसे ज़्यादा उग्रवाद के उदय में सबसे ज़्यादा योगदान रहा तो वो था बंगाल विभाजन। 1905 के बंगाल विभाजन ने इन लोगों को काफ़ी आक्रोशित कर दिया और उग्र कर दिया, और इसीलिए उग्रवाद का जन्म होता है। बंगाल विभाजन इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बंगाल विभाजन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद को जन्म दिया था, और यहीं से इसकी सबसे बड़ी नींव पड़ती है। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ से हम देखें, जो दूसरा कारण था, भारत में उस दौर में याद कीजिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे। और इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसे कि भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है, एक तरह से भारतीयों में आत्मविश्वास भरने का काम किया, उन्हें जन जागरण फैलाने का काम किया, उसे जागृत करने का काम किया, एक तरह से भारत के सोए हुए जनमानस को जगाने का कार्य किया, और इसके कारण भी उग्रवाद के उदय में मदद मिला। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटना, उग्रवाद के उदय के कारणों को हम लोग देख रहे हैं। तत्कालिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भी उग्रवाद के उदय को प्रश्रय मिला। पहला कि देख सकते हैं, इटली का इथोपिया द्वारा पराजित हो जाना। इटली एक बड़ा राष्ट्र था और इथोपिया एक छोटा सा, लेकिन इथोपिया ने मिलकर एकता बनाकर इटली को पराजित कर दिया 1895-96। इसी प्रकार जापान जो कि एशिया का देश है, छोटा सा देश है, इन्होंने रूस को पराजित कर दिया। जापान द्वारा रूस को पराजित करना 1904-05 में हुआ था ये घटना। इसके अलावा आयरलैंड, चीन, तुर्की आदि में बहुत सारे जनवादी आंदोलन हुए। इससे भारतीय युवाओं के मन में यह भ्रम जो था फैला हुआ कि यूरोपीय अपराजय हैं, यूरोपियों को कोई पराजित नहीं कर सकता। ये अपराजयता का मिथक टूट गया। अब उसे लगने लगा कि हम लोग अगर एक हो जाएं, मिलकर संघर्ष करें, तो यूरोपीय शक्ति को भी हरा सकते हैं। और ब्रिटेन से आए अंग्रेज यूरोपीय थे, यानी हम लोग अंग्रेजों को भी हरा सकते हैं। इसीलिए इनके अंदर ये आत्मविश्वास पैदा हुआ और उग्रवाद के उदय में सहायक हुआ। इसी बीच जो कि 1896 से 1900 के बीच भारत में अकाल आया हुआ था। 1896 से 19 के बीच भारत में बहुत बड़ा अकाल आया, लेकिन इस दौर में भी लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में दरबार का आयोजन किया, और भव्य दरबार का आयोजन किया, और इस पर काफ़ी खर्च किया गया। इससे भी भारतीयों में आक्रोश की भावना आई, और उग्रवाद ने उदय का एक तरह से माध्यम बना, उग्रवाद के उदय का। क्योंकि एक तरह से लोग भूखे मर रहे हैं और आप दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे हैं और फिजूल खर्ची कर रहे हैं, यानी ऐसी सरकार के खिलाफ उग्रवाद का जन्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ नेताओं का व्यक्तिगत प्रभाव था, जैसे कि तिलक, और कुछ नेताओं को जब वो अपने पत्रकारिता के माध्यम से सरकार के नीतियों की आलोचना करते थे, तो उन पर मुकदमा चलाकर, केस चलाकर उन्हें सजा दी जाने लगी। और हम लोग को पता है तिलक को 1897 में कारावास की सजा दे दी गई। और पहला कांग्रेसी नेता था जो कि देश के लिए जेल गए थे, तिलक। ये भी ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला नेता जो देश के लिए जेल गए थे तो वो तिलक थे। इन्हीं घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप एक नई भावना का जन्म होता है, जिसे हम लोग उग्रवाद कहते हैं। उग्रवादियों ने क्या कहा? स्वराज मांगने से नहीं, संघर्ष करने से प्राप्त होगा। यहीं पर मेन अंतर है। उदारवादी क्या कहते थे? मांगना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, अंग्रेज जरूर देंगे क्योंकि अंग्रेज अच्छे लोग हैं। अनुनय विनय करते थे, लेकिन इन्होंने क्या कहा? मांगने से नहीं मिलेगा, मांगने से नहीं, संघर्ष करना होगा, हमें तब मिलेगा, प्रेशर डालना होगा। और इसी प्रकार जो ये उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, इसका संवैधानिक आंदोलन से विश्वास उठ गया था, क्योंकि उदारवादियों को कुछ मिला नहीं। अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का भाव राष्ट्रवाद या उग्रवाद कहा गया। संघर्ष करके प्राप्त करेंगे, मांग के नहीं। अब देखेंगे इसकी कार्य पद्धति क्या थी, इनकी कार्यशैली क्या थी। जैसे कि पहले उदारवादी जो थे वो क्या करते थे? अनुनय विनय, प्रेयर पिटिशन, प्रार्थना पत्र डालते थे। लेकिन ये लोग उस तरह नहीं करते थे, इन्होंने संघर्ष का नीति अपनाया। और संघर्ष में क्या क्या करते थे?
उन कार्यों को देखते हैं। उग्रवादी नेता क्या करते थे, ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे, जबकि याद कीजिए उदारवादियों को ब्रिटिश शासन में आस्था थी, उसे लगता था ब्रिटिश शासन अच्छा करेगी, भारतीयों के हित में है ब्रिटिश शासन। लेकिन ये लोग भी जस्ट उसके अपोजिट थे। उग्रवादी सीधे ब्रिटिश शासन से ही घृणा करते थे, नफरत करते थे, अंग्रेजों से को भारत से बाहर निकालने की बात करते थे, जबकि उदारवादी कहते थे अंग्रेजी शासन बनी रहे, इससे भारत का विकास होगा। लेकिन उग्रवादी अंग्रेजी शासन को भारत से बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि वह उससे घृणा करते थे। उसका विश्वास था कि भारतीयों की मुक्ति स्वयं के प्रयत्नों से प्रयत्न होगी, यानी भारत को अगर मुक्त होना है, अच्छी स्थिति में पहुंचना है, तो अंग्रेजों की कृपा से नहीं होगी, अपना स्वयं का प्रयत्न करना होगा, संघर्ष करना होगा। इसी क्रम में का एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा जोर जोर से लोगों के जुबां पर गूंजने लगी, तिलक का ये नारा। उग्रवादियों ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या किए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। सबसे पहला बहिष्कार का नीति अपनाया उग्रवादियों ने। इसके अलावा इसके जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो चलेगा कैसे, तो स्वदेशी जो देश में बनी वस्तुएं हैं उसको अपनाने पर बल दिया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया, और राष्ट्रीय शिक्षा भी होगी तो राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया। उग्रवादी विचारधारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की, और इसीलिए उन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की, ताकि लोगों को इसके नाम पर जोड़ा जा सके, धर्म के नाम पर जोड़ा जा सके। यानी तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो ये भी पूछा जाता है, गणपति उत्सव शिवाजी महोत्सव किसने शुरुआत किया, तो तिलक ने। तो गणपति उत्सव 1893 और शिवाजी महोत्सव 1895 में। धर्म का राजनीतिक रूप में प्रयोग लोगों को एक करने के लिए। उग्रवादियों ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नीति अपनाई, और इसी क्रम में क्या क्या किया उन्होंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। असहयोग, सरकार को सहयोग नहीं करना है, क्या करना है, धरना प्रदर्शन करना है, अन्यायपूर्ण कानूनों के उल्लंघन की बात, जो कानून गलत है उसको नहीं मानेंगे, उसको अवज्ञा करेंगे उन कानूनों की। यानी गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा चलाई बाद में, एक तरह से उसकी नींव इन्हीं लोगों ने डाल दी। असहयोग गांधी जी का ये नीति था, लेकिन हम लोग देखते हैं उदारवादियों ने ही उसको आरंभ किया था। धरना प्रदर्शन ये इनका मुख्य नीति था, अपने बात को मनवाने के लिए असहयोग करना है, स्वदेशी को अपना है, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है, धरना प्रदर्शन करना है, अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करना है, उसकी अवज्ञा करना है। उग्रवादी प्रार्थना पत्र और स्मरण पत्र जैसे कि उदारवादी करते थे, उसमें विश्वास नहीं करते थे। अतः ऐसा करने वाले उदारवादी राजनीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। और जो उदारवादी करते थे, उदारवादी क्या करते थे, प्रार्थना पत्र स्मरण पत्र डालते थे, प्रेयर और पिटीशन कर डालते थे अंग्रेज सरकार को। तो उसका निंदा किया उग्रवादियों ने, इन्होंने उसका निंदा किया, और उसे क्या, राजनीतिक भिक्षावृत्ति, बोला आप लोग भीख मांगते हैं, ब्रिटिश सरकार से क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। उग्रवादियों ने उदारवादियों के लिए कहा था। दरअसल उग्रवादी नई राजनीति साधनों का इस्तेमाल करना चाहते थे, नवीन राजनीतिक साधन, इसमें क्या क्या थे, हड़ताल करना है, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है, और इसके लिए एकत्रित होकर प्रदर्शन करना है सरकार के खिलाफ, और वो भी क्या, जन आधारित, यहाँ जनता को शामिल करके ये सारे कार्य करने, हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन। और याद कीजिए जब उदारवादी पढ़ रहे थे वहाँ पे जनता का कोई स्थान नहीं था, सिर्फ शिक्षित मध्यम वर्ग शहर के सीमित थे, यहाँ जनता को इंट्रोड्यूस किया गया। यानी गांधी जी आगे जो जो चीज़ करेंगे वो हर चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है उग्रवादियों के माध्यम से। इसलिए गांधी जी को उग्रवादी और उदारवादियों का सम्मिश्रण भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ से वो उदारवादी भी थे, लेकिन उनकी नीतियां उग्रवादियों से काफ़ी मिलती जुलती थी। आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय शिक्षा, विदेशी शिक्षा छोड़ना है, और राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाया, और इसके तहत बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित की गई। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित की गई। इसी समय
पंजाब का डीएवी आंदोलन भी तेजी से फैला, जो कि हम लोग जानते हैं आर्य समाज के द्वारा डीएवी स्कूल और कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो डीएवी स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा स्थापित हुए इस दौर में, विशेषकर उग्रवादी चरण में, क्योंकि ये लोग स्वदेशी शिक्षा को बढ़ाना चाहते थे। इसी प्रकार उग्रवादियों ने जो उसकी जो अगली कार्य पद्धति थी, अपना जो काम करने के साथ साथ उन्होंने कुछ सामाजिक दायित्व को भी उठाया और लोगों को एक करने के लिए ग्राम की सफाई करना, प्रतिबंधक पुलिस कार्य करना, जो प्रतिबंध लगाया है पुलिस ने उस कार्य को जबरदस्ती करना, मेलों का आयोजन करना ताकि लोगों से मिले जुले, आपस में एकता बने, और विभिन्न सरकार सहकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, गुप्त संगठन आदि उन्होंने स्थापित किए। ग्राम सफाई, प्रतिबंधक पुलिस कार्य किए, मेलों का आयोजन किया, सहकारी संगठन बनाए, स्वयंसेवी संस्थाएं बनाई और अनेक गुप्त संगठन बनाकर आपसी एकता बनाने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन अब जैसे कि हम लोगों ने देखा उदारवादियों के लिए कुछ सीमाएं थी, उसी प्रकार उग्रवादियों की भी कुछ सीमाएं थी। अब हम लोग अंत में इनकी सीमाओं के बारे में देखेंगे, आखिर इनके क्या इनको उपलब्धि मिला और किस प्रकार ये कितने सफल रहे। तो उग्रवादियों की सीमाओं को देखेंगे हम लोग। उग्रवादी नेताओं ने क्या किया, धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया। जैसे हम लोगों ने कहा कि तिलक ने धर्म का राजनीतिकरण किया, तो धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया। जैसे तिलक ने क्या किया, शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव की बात की, जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव की बात की, जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला, क्योंकि इससे मुस्लिम इन लोगों से अलग होने लगे। तो एक तरह से सांप्रदायिकता को जाने अनजाने उग्रवादियों ने ला दिया, सांप्रदायिकता को राजनीति में ला दिया। जाने अनजाने लोगों को एक करने के लिए तिलक ने किया था, लेकिन एक तरह से ये गुप्त रूप से सांप्रदायिकता को फैलाने का काम किया। उदारवादियों के साथ वैचारिक संघर्ष इनका रहा। उदारवादियों की नीति अलग थी, इनकी नीति अलग थी। इन्हीं वैचारिक संघर्ष के कारण सूरत में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 में, और उदारवादी और उग्रवादी अलग हो जाते हैं, जिससे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो गया और ब्रिटिश सरकार को आंदोलन के दमन का अवसर मिल गया। अब ब्रिटिश सरकार और भी ज़्यादा खेलने लगी उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच आकर, कभी उदारवादियों का पक्ष, कभी उग्रवादियों का पक्ष। और ब्रिटिशों का जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो उग्रवादी थे। उदारवादियों को वो अपने तरफ रखते थे, जबकि उग्रवादियों के साथ भेदभाव करते थे क्योंकि ज़्यादा उग्र थे, और दोनों को आपस में तोड़ने के प्रयास में हमेशा वो लगे रहे। और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, जिसको कहते हैं सूरत का विभाजन। गरम दल वाले कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा था वो इसी अति उग्रवाद के कारण कमजोर पड़ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसी प्रकार प्रतिदिन यहाँ पर हिस्ट्री की वीडियो 9 बजे सुबह में अपलोड कर दी जाती है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर यूजीसी नेट, जेआरएफ, हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो बस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आपको प्रतिदिन क्लासेस मिल जाएगी, और बेल आइकन को भी कर दीजिएगा प्रेस, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आपको वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी और अपने तैयारी को शानदार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1।